नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार के नौजवान रिपोर्टर ने मुझे फोन किया कुछ दिनों पहले और पूछने लगे कि सर, आप पिछले 4 कार्यक्रमों में से अपने 3 को आपने एग्रीकल्चर पर डेडिकेट किया है, आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं बार बार? तो वो एक छोटा सा इंटरव्यू जैसा करना चाहते थे, तो मैंने उनको समझाया इसकी वजह ये है कि पुरानी सरकार जा चुकी है, नई सरकार आ चुकी है और एक हिस्से की बारिश किसानों को बर्बाद कर चुकी है और दूसरे हिस्से का मानसून 1.25 से 1.5 महीने में दस्तक देगा। सियासत में जब से ये मुल्क आजाद हुआ है, हर नेता यही कहता है कि हम कृषि प्रधान देश हैं, किसानों की हमें सबसे ज्यादा चिंता है, हम सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए करना चाहते हैं। 60% से ज्यादा का हिस्सा इस मुल्क का अभी भी पूर्णतः कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, लेकिन वो कुछ नहीं पाता। बहुत सारे बदलाव सिर्फ कागजी फाइलों में रह जाते थे। इसीलिए मैंने कहा जरूरी है कम से कम हम इस मुद्दे को उठाते तो रहें, ये दबाव तो बना रहे कि सरकारें सोचें कि उन्हें क्या करना है। आज का हमारा जो पैनल, और मैं इस नौजवान रिपोर्टर से वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को भी देखिए। हर्ष मंदर हैं, रमेश शर्मा है, प्रवीण झा है, नरेंद्र तनेजा है, सब गंभीर जानकार लोग हैं और सब इस विषय को समझते हैं। हम 3 हिस्सों में इस कार्यक्रम को बांटेंगे। पहला, जब कोई विपदा आपदा आती है तो सरकार के पास रिएक्ट करने का तरीका क्या है। अंग्रेजी में जुमला होता है, फ्रेज होता है नी जर्क, या आप झटके से किसी स्थिति में रिएक्ट करते हैं। कई सारे इलाके जिनमें इस बार भी समस्या आई है वो नए नहीं है, सारी सरकारों को पता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं बुंदेलखंड का, सालों से सरकारों को पता है कि वहां की समस्या क्या है। दूसरा विषय कि आप दूरगामी तरीके से, जो खुद नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, किसान को साहूकार के कर्ज के रिश्ते से क्या मुक्त करा सकते हैं। साहूकार के कर्ज के रिश्ते से ये नरेंद्र मोदी जाकर आरबीआई की कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और तीसरी बात कि जब भी किसान, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक अलग मसला है, वो नहीं उठेगा आज इस कार्यक्रम में, जब भी किसान एमएसपी की बात करता है तो क्या सरकारें उसकी बात समझ नहीं पाती। ये बड़े 3 गंभीर विषय, क्योंकि इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द किसान के आत्महत्या और तकलीफ का मामला जुड़ा हुआ है। हर्ष मंदर, ये नी जर्क रिएक्शन की आदत कब बंद होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि जो आपदा है जी, वो किसान की जिंदगी में अपवाद नहीं रहा। मतलब सामान्य जिंदगी का हिस्सा है कि कोई ना कोई क्राइसिस रहेगा। हाँ। कभी मौसम क्राइसिस लाएगी और कभी जो ग्लोबल क्राइसिस अचानक गिर गए। मेरा सब कुछ ठीक रहा लेकिन पता नहीं क्यों मेरा माल नहीं बिक रहा है। तो अजीब सी हालत। गोदान किताब लिखी गई थी किसान के बारे में, होरी जो है जी, वो उस किताब को मैंने दोबारा रिसेंटली पढ़ा और उसमें यह है कि विपदा किसान की जिंदगी जैसे रहता है, फिर भी बहुत ही हिम्मत से, साहस से, आत्मसम्मान के साथ वो फिर भी जिंदगी काट रहा है। होरी आज आत्महत्या करने लगा है और इतनी बड़ी मात्रा में आत्महत्या कर रहा है जो कभी गोदान की कहानी का हिस्सा नहीं था। और मुझे लगता है कि इस फर्क को हमें समझना बहुत जरूरी है। एक तरह से निराशा का एक महामारी हमारे गांव में फैल गया है और मुझे लगता है कि आपदा सिर्फ यह है कि वैसे ही मैं डूब रहा हूं और थोड़ा सा और धक्का मिल रहा है, वो है आपदा। लेकिन आप सामान्य वक्त पे उस हालात को बदलेंगे नहीं। और कई चीजें हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में 2 चीजें कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो सरकार एक कृषि में लगभग 60% लोग उस पर निर्भर हैं, आज भी 15% जीडीपी का हिस्सा देती है और सिर्फ 5% सरकार का खर्च कृषि पर है और वो भी मोस्टली बड़े किसानों
तो जो आपने एक उदाहरण दिया था और मैं किसी औद्योगिक घराने की तरफ इशारा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप कहते हैं कि सरकारें किसी को 0.1% पर भी कर्ज देती हैं। तो मैं जब साहूकारों के मसले पर आऊंगा तो कर्ज का जो तरीका है, कर्ज की जो नीति है, वो भी डिस्कस होना बहुत जरूरी है। बहुत जब जो नेशनलाइजेशन में कम से कम ये था कि बहुत बड़ा हिस्सा फॉर्मल क्रेडिट किसानों के पास जाने लगा था, वो बहुत संकीर्ण हो गया है। वो कम होता गया है। वो भी खत्म हो गया है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल पुअर, वो सब बहुत मतलब हाशिए पे चला गया है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा जो किसान की अनिश्चितता, उसकी जिंदगी का जो हिस्सा है, अनिश्चितता जो हिस्सा बन गया है, और पूरी दुनिया में सरकार को किसान की सुरक्षा के लिए कुछ बेसिक उसके इनकम का की सुरक्षा करने से बात है। ये नी जर्क रिएक्शंस क्यों होते हैं राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों के, सबके? और मैं यहां पर कोई कांग्रेस, बीजेपी, फलाना पार्टी, ढिमाका पार्टी की बात नहीं कर रहा, जबकि सबको पता है। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं पता नहीं कितने सालों बाद बुंदेलखंड गया था, कुछ सालों पहले कितनी बार। तो बुंदेलखंड की समस्या जानना किसी सरकार के लिए नई बात नहीं है। कितनी राज्य सरकारों ने, तो वहां पर बारिश हो रही है या सूखा पड़ रहा है, दोनों स्थिति में आप बुंदेलखंड जानते हैं, फिर भी बुंदेलखंड पर रिएक्ट करने की जरूरत है। देखिए, मुझे लगता है कि जब हम लोग विद्यार्थी थे और जब पढ़ते थे तो भारतीय कृषि को इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता था और कहते थे कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। जब मानसून ठीक होगा तो भारतीय कृषि भी जो है वो बहुत समृद्ध होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब भारतीय कृषि केवल मानसून का जुआ नहीं, बाजार का भी जुआ हो चुका है। और बाजार की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप केवल यदि कर्ज की बात यदि करें, कर्ज तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है पूरे बाजार तंत्र का। तो जो आंकड़े जो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ने दिए 2005 में, ये आंकड़े दिए थे और बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 2 हेक्टेयर से कम वाले जो किसान हैं, उनकी औसत कर्ज उनके ऊपर जो है वो लगभग 8,800 रुपए की है। 4 से 10 हेक्टेयर वाले जो किसान जो हैं, उनके ऊपर जो औसत कर्ज है वो लगभग 42,000 रुपए की है। और जो 10 हेक्टेयर से अधिक वाले जो किसान हैं, उनके ऊपर औसत कर्ज 76,000 रुपए की है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कृषि बाजार पे ज्यादा निर्भर होता है, वो ज्यादा से ज्यादा और कर्ज ले रहा है, और जितना ज्यादा कर्ज ले रहा है उतनी ही ज्यादा वो तबाही की ओर बढ़ रहा है। चाहे वो साईनाथ जी के आंकड़े हो, चाहे नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हो, वो सबके सब आंकड़े केवल इसी दिशा की ओर जो है वो दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो राज्य की जो बड़ी भूमिका जो हो सकती थी, और जो उस भूमिका को जो उन्होंने नहीं किया, कि कृषि का बजट देखें। कृषि का बजट लगातार घटते क्रम में है। कृषि का योगदान जरूर बढ़ रहा है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो बजट का जो हिस्सा है वो लगातार कम हो रहा है। अब यदि केवल 2005 से लेके अब तक 2014 तक जो किसानों को राहत के नाम पे, या जिनकी आत्महत्या हुई, मैं तो उनको हत्या कहना चाहूंगा, जिनकी हत्या हुई जिन किसानों की, उनको लेके जो सरकार ने जो मुआवजा दिया, उसकी यदि इस पूरे बजट से तुलना करें तो आपको बहुत आश्चर्यजनक आंकड़े, बहुत कम, बिल्कुल सही बात, बहुत कम नजर आए। प्रवीण शाह, ये जो नी जर्क एकदम से सरकार जैसे कह रहे हैं ना कि आप हर, देखिए ये अजीब सी विडंबना है। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को ये विषय जो है अपने जरा समझिए। मैं ये कहना नहीं चाहता कि सब लोग चिल्लाने लगे, मैं इस तरह की बहस कभी नहीं कराता, लेकिन समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति किसानों की बात करता है जहां तक सियासत का ताल्लुक है। फिर ये हकीकत है, ये जो झटके से रिएक्शन, अब यहां अच्छा अब ये असेसमेंट होगा, अब उसमें असेसमेंट में भ्रष्टाचार, उसमें किसान मुंह से कह नहीं पा रहा है, लाला से कर्ज लेकर बैठा हुआ है साहूकार से, आप पहुंच गए कोई अभिज्ञान प्रकाश जैसे मूर्ख सरकार के दबाव में, वो कागज पर असेसमेंट करा, ये फाइल बनकर फिर सबसे ऊंचे अफसर के पास जानी है, फिर सरकार के पास आनी है, और जैसे रमेश जी ने कहा कि बजट का तकरीबन 10% शायद मुआवजे में तब्दील होगा। ये मूल बात यह है कि जो चाहे मानसून का जुआ हो या बाजार का जुआ हो, ये इसलिए है कि कृषि को उस स्थिति में नीतियों के माध्यम से पहुंचा दिया गया। एक अरसा था जब आप कह सकते थे, ये मैं 80 के दशक की भी बात कर रहा हूं, जब लोग कहते हैं कि मजाक में ये पत्रकार कहते थे कि जब टिकैत साहब जो हैं वो छींकते थे तो दिल्ली को बुखार हो जाता था। तो खास करके कृषि में एक वर्ग ऐसा था जो अपनी ताकत का एहसास दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से करा देता था, और काफी नीतियां जो बनी ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान 70 के दशक 80 के दशक, उसमें आप काफी खामियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन मिला जुला के
ये एक फेज था जिसको हम कह सकते हैं पुलिंग अप एग्रीकल्चर। 60 का दशक जो था उसमें हमें बड़ी गहरी मार पड़ी, चूंकि हमने कृषि को नेग्लेक्ट किया हुआ था। और उसके बाद नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और उसकी वजह से एक ढांचा बना था। 80 के अंत से अगर आप देखते हैं तो उस ढांचे को पूरी तरह से तोड़ मोड़ के खत्म कर दिया गया है। नीतियां जो होनी चाहिए थी उसके बारे में उदासीनता हुई, तो जिसको हम नव उदारीकरण वाला दौर कहते हैं 91 के बाद से लेके आज तक, अभी हालत ये है कि आप किसी भी चीज को पकड़ लीजिए, जैसे हर्ष भाई और रमेश जी ने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो वो निवेश है उसमें जबरदस्त गिरावट आई है। बाजार को स्वाभाविक, उसका मैं नरेंद्र को पूरा समय दूंगा, स्वाभाविक तौर पर कृषि को नहीं सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, अगर उनकी काम का स्तर, उनके परफॉर्मेंस का स्तर, उनके आर्थिक दायरे का स्तर बेहतर हुआ है, तो उसमें कृषि या कृषि के एक बहुत बड़े हिस्से का योगदान है। ये सब आप लोग इंटरनेशनली जो बदलता वर्ल्ड ऑर्डर है उसके हिसाब से आप जानते हैं। यहीं पे जो एक पूरा एक आपका जो समाज का आर्थिक कृषि को कमजोर करके एक विकासशील अर्थव्यवस्था की तरक्की नहीं सोच सकते। हाँ, अब बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। और ये बात जग जाहिर है, जिन लोगों ने इस पे ढंग से काम किया है सभी लोग जानते हैं इसको। लेकिन अगर आप कहीं और से 10% ग्रोथ पा सकते हैं, वो ग्रोथ भले ही जो है वो लूट खसोट के हो, चाहे माइनिंग के माध्यम से हो, चाहे किसी और सेक्टर के माध्यम से हो, कुछ अगर आपको इस तरीके के रास्ते दिखाई देने लगते हैं तो सरकार को भी लगता है चलिए भाई, हम बड़ी बहस में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न वही बोले कि तो एकदम से क्यों रिएक्शन? नहीं, तो हुआ ये कि स्थिति जब इतनी चरमरासी गई है तो अब होता क्या, अच्छा अभी आपदा आई तो चलिए हम कुछ कर देते हैं। ठीक है, नहीं, आपसे भी यही प्रश्न है मेरा। जैसे मैंने कहा कि 3 हिस्सों में इन तीनों पॉइंट्स को, उसके बाद किसान को कर्ज कैसे मिलता है, हम अगले हिस्से में उस पर आएंगे। क्यों होता है ये नी जर्क रिएक्शन सरकारों का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नी जर्क रिएक्शन वही इस तरीके से जिस तरीके से होता है, उसकी असली वजह यह है कि जो नीति निर्माण करते हैं, जो देश को चला रहे हैं या राज्यों को चला रहे हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, वो काफी हद तक उसको अब उनके बीच में और किसानों के बीच में, वो दुनिया जो किसानों की है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। इजराइल में क्या हो रहा है उस पर रिएक्ट वो कैसे करें वो जानते हैं। पाकिस्तान का कोई डेवलपमेंट हुआ उसमें कैसे रिएक्ट करें उसके लेकर के तो आजकल सोफिस्टिकेशन आ चुका है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चीन में क्या हुआ वो जानते हैं, पर अपने ही दिल्ली शहर से 70 किलोमीटर अगर ओले पड़े, 50 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर अगर ओले पड़े और एक किसान ने जब अपनी वो खेत पे गया उसको देखकर वो भयभीत हो गया और उसने आत्महत्या कर ली, उसको कैसे हैंडल करें वो नहीं जानते, क्योंकि वो उस किसान को नहीं जानते, वो उसकी अर्थव्यवस्था को नहीं जानते। ये सारी सोच की प्रॉब्लम है। आप बीजेपी नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे स्वतंत्र व्यक्ति, एक स्वतंत्र भारतीय के रूप में खड़ा हूं, मेरे कोई पॉलिटिकल एफिशिएंसी की मैं यह बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब उसमें वहां उसको वो जानते ही नहीं कैसे रिएक्शन करें। एक समय होता था जब किसान को लेके या कृषि को लेके संसद में बहस होती थी तो सबसे अहम बहस होती थी, अब नहीं होती वो। अब तमाम सारे लोग जो अपने को पेश करते हैं कपड़े इस तरह से पहन के कि वो किसान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दरअसल वो ज्यादा समय दिल्ली में गुजारते हैं, लखनऊ में गुजारते हैं, पटना में गुजारते हैं, नहीं जानते वो भी, उनकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। तो ये जो हो गया है कि 30% लोगों का भारत, इसमें कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा मोबाइल फोन लेना है, कहां हॉलिडे पे जाना है, वो भारत, और वो 70% लोगों का भारत। देश में 70% लोग ऐसे हैं जिनकी घर की हाउस होल्ड की मासिक आय 6,500 रुपए महीना से कम है। हाउस होल्ड की, व्यक्ति की नहीं, 70% लेटेस्ट डेटा है हमारे देश के अंदर, यानी कुल मिला के $100 से कम हाउस होल्ड। और उसकी आधी है किसान अच्छा, की। लोग हमारे देश में सिक्योरिटी की बात करते हैं, खतरे की बात करते हैं, जो लोग देश को चला रहे हैं, जिनके पास दिमाग की ताकत है, बंदूक की ताकत है, कानून की ताकत है, वो सारे लोग अब उन लोगों से दूर हो गए हैं जो कि देश के लिए खाना पैदा करते हैं, दूध उत्पन्न करते हैं, सब्जियां भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो 30% लोग, इनको अब ये नहीं पता कि इनसे कम्युनिकेट कैसे करें। 3 बातें बहुत स्पष्ट निकल कर आई मेरे अपने तजुर्बे से। महाराष्ट्र से लेकर बुंदेलखंड तक मैंने बहुत यात्रा की। सवाल बड़ा सिंपल सा है, किसान को पैसा चाहिए होता है जिससे वो खेती में निवेश करे, अपनी खेती में, और वो पैसा उसको उस समय चाहिए होता है। जरा आप समझिए, वो दूसरा काम क्या करता है कि वो किसी बड़े अधिकारी तक नहीं पहुंच सकता,
मैंने एक दफे देखा था फॉर्म, बनारस के एक गांव के भीतर मुझे दिखाया गया था कि जो फॉर्म लोग भरने की उम्मीद करते हैं, कम से कम मेरे जैसा आदमी तो फॉर्म ना भर पाएगा, तो किसान से वो फॉर्म उस तरह के कर्ज के भरवाए जाते हैं जो कि किसान समझ नहीं पाता। उसकी सरकार की भाषा हर्षमंदर आपसे बेहतर कौन जानता है, जो लिखी होती है वो आप और नरेंद्र तनेजा हम भी नहीं समझ पाएंगे। ये किसान से भरवाया जाता है फॉर्म, जिसके आधार पर उसको सरकार से लोन मिलेगा। जब वो सारी इन घबराहटों से गुजरता है और उसको बताया जाता है कि भाई, वो कह रहा है मेरी फसल कटनी है, वो फसल खड़ी हुई है, काटने के लिए बाजार में ले जाने के लिए पैसा चाहिए मुझे, तो कोई सरकारी अफसर उसको कहता है कि भाई ये वाला फॉर्म जो आप समझ नहीं पा रहे हैं वो भर दीजिए, और उसके 2 महीने बाद आपको इतने इतने प्रतिशत पर वो पैसा आएगा। किसान परेशान होता है, कहता है क्या करूं। फिर सब 4 लोग उसके आसपास होते हैं, हमारे जीवन में भी होते हैं लोग, फिर वो कहते हैं अरे भाई क्या जरूरत है, लाला जी बैठे हैं ना, ये फसल रखो और ये लाला जी से पैसे लो। यही पर वो किसान फंसता है। रमेश जी भी इस समस्या को बहुत करीब से जानते हैं। हम जब अगले हिस्से में आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी, मैं बार बार नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने आरबीआई की कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, क्या वाकई वो किसानों को कर्ज के मामले में साहूकार मुक्त करा सकते हैं या कोई भी करा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहीं से पहला बड़ा आधार पैदा होता है किसी किसान के आत्महत्या करने का। हम इस पाएंगे एक छोटे से ब्रेक। तो जैसे नरेंद्र तनेजा बता रहे थे, बीच में सौरभ मेरे साथी ने ये रिसर्च का कागज भी मुझे दिया और सही बता रहे थे नरेंद्र तनेजा कि 2012 और 2013 के आंकलन जो अभी तक आया है उसके हिसाब से 6,426 रुपए की एक परिवार की, एक हाउस होल्ड की आय बनती है, और उसका आधा आप समझ लीजिए किसी किसान की आय। तो वापस आ रहे हैं कि ये साहूकार मुक्त कर्ज सिस्टम ये क्या कभी बन सकता है किसान के? प्रवीण झा, इस आंकड़े को जो है बेहतर ढंग से समझने के लिए 1980 में अगर हम देखें कि जो कृषि पे आधारित परिवार है और जो गैर कृषि पे आधारित परिवार है, अगर उनका अंतर देखें वो तकरीबन 1 और 2.5 का अंतर था। वर्तमान में वो 1 और 6 का अंतर है। तो गैर कृषि में 6 रुपए मान लीजिए किसी की आया है, तो जो कृषि वाला हाउस होल्ड है उसकी बस 1 रुपया है। तो ये एवरेज को आपको उस तरह से बांट के देखना पड़ेगा। बात से पॉइंट आउट, लेकिन आप जो बाजार की बात कर रहे थे कि ठीक है बाजार से पुश कर कोई भी विकासशील मुल्क जो है वो एंटी एग्री नहीं हो सकता कृषि के खिलाफ, तो क्या आप इसको साहूकार मुक्त करा सकते हैं कभी? नहीं, देखिए बिल्कुल करा सकते हैं। हर बार किसान का क्रेडिट कार्ड, किसान की ये स्कीम, किसान का वो स्कीम, पर किसान की जितनी आय नहीं है उससे ज्यादा तो विज्ञापन पर उनके आय के लिए बताने के लिए खर्च होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड ढंग से, बिल्कुल सुनियोजित ढंग से अगर आप क्रेडिट के लिए इंतजाम करें, और कुछ हद तक हमें उस दिशा में सफलता मिली भी थी। 70 और 80 का दशक इस लिहाज से महत्वपूर्ण दशक हमारे लिए है। जो फ्लो ऑफ क्रेडिट था, प्रायोरिटी सेक्टर था, अगर उस सबको हम देखें तो काफी जो है कृषि की तरफ ध्यान दिया गया और उसका हमें जो है काफी फायदा भी हुआ। अगर आप 80 के दशक को देखें तो हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बेहतर कोई दशक नहीं है जो कृषि के स्वास्थ्य के लिहाज से और उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से, इस देश के स्वास्थ्य के लिहाज से। तो हम कर सकते हैं, हम उतना नहीं कर सके जितना करना चाहिए, लेकिन 90 के बाद वाला अगर हम पीरियड देखें, एक छोटा आंकड़ा मैं आपको देता हूं। अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबरर्स को जो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट मिलता है, अगर उनकी संख्या घट के तकरीबन जो टोटल एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं वो सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो है तकरीबन 70% परिवार को मिलने लग गया था। अब ठीक उसका उल्टा हो गया, ठीक उसका उल्टा हो गया 15 वर्षों में। तो आप कह रहे हैं कि अगर उसको सुनियोजित ढंग से किया जाए तो संभव है, तो किया जा सकता है। वो सीमांत किसान और लघु किसान जो मिला जुला के हमारे तकरीबन 85% किसान हैं, इन सब पे अगर आप ध्यान दें तो निश्चित तौर पे हम उस दिशा में काफी कुछ कर सकते हैं। हर्षमंदर, आज की तारीख में हम विज्ञापन देखते हैं, बैंकों के विज्ञापन होते हैं जो बताते हैं कि कितने सरल तरीके से आप अकाउंट खोल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्या ये सरलता किसानों पर नहीं
अप्लाई हो सकती? अप्लाई हो सकती है, लेकिन मुझे जो बुनियादी समस्या है वो मैं समझता हूं कि पहले हम लोगों ने पिछले कई दशकों से एक तकनीकी बदल दी है जो कृषि का है, और जो छोटा किसान है, छोटा से छोटा किसान भी अब उसको बीज भी खरीदना पड़ता है, रासायनिक खाद भी, कीटनाशक भी. सो द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर हैज ग्रोन अप इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स. बिल्कुल से बात है. तो एक तो वो स्थिति बन गई, और उसी वक्त जब ये बदलाव आया, पहले किसान अपना ही बीज का एक हिस्सा बचा के रखता था, गोबर खाद इस्तेमाल करता था, बहुत सीमित सिंचाई पर निर्भर कृषि उत्पादन करता था. अब वो बदला, और उसी वक्त जो बैंक नेशनलाइजेशन के वक्त में जितना फॉर्मल सेक्टर प्रवेश किया था वो पीछे हट गया है. तो आपने निर्भरता बढ़ा दी बहुत, कई गुना ज्यादा, और वैश्वीकरण भी जोड़ लिया, और फिर आप पीछे हट गए. जो मैं कह रहा था कि होरी आज क्यों आत्महत्या कर रहा है, आपने स्थितियां इतनी उनके लिए मुश्किल कर दी. और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं कि फॉर्मल सेक्टर का एक बहुत ही छोटा अंश सिर्फ किसान के लिए उपलब्ध है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो गुजरात में टाटा की कंपनी के बारे में मैं आपसे अलग से भी एक बार बात कर रहा था, कि जब हमने आरटीआई से पता लगाया तो जो स्मॉल कार के लिए उनको टाटा ने जैसे एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, 3 गुना ज्यादा सरकार ने उनको 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल बाद उस तरह का. अब साइनाथ जो है दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट कर्ज माफी है 5 लाख करोड़ की हर बजट, हाँ, रेवेन्यू फॉरगॉन होता है, वो अलग एक कैलकुलेशन है. मैं कह रहा हूं कि फिर किसान की कर्ज माफी पे क्या सवाल है? किसान की कर्ज माफी होती है, किसान की कर्ज माफी पॉलिटिकल टाइमिंग के साथ होती है, और चुनाव के पहले होती, नहीं तो फिर सियासी लाभ क्या मिले. लास्ट चीज है कि कंजम्पशन क्रेडिट भी जरूरी है. मतलब हम उत्पादन के लिए भी करें, लेकिन किसान को बच्चे की शादी करानी है, मृत्यु है, वो अंत में साहूकार के पास जब जाते हैं, रिस्क रहने से फंसते हैं. मैं एक्चुअली गांव में जाता हूं, हमेशा पूछता हूं कि आपको किस दरों पे ये मिल रहा है, विश्वास नहीं होता. हाँ, तो कहते हैं 10%. तो मैं सोच रहा 10% साल नहीं, 10% हर महीना. सही बात है. कॉम्पाउंड. तो वो तो रमेश जी जो हर्ष कह रहे कि क्या कभी किसान ये साहूकार के चंगुल से मुक्त हो सकता है? देखिए, उसको पैसा जब चाहिए होता है, उसको उस समय चाहिए होता है, फसल उसकी आ चुकी होती है, उसको उसकी कटाई करके मंडी में जाना होता है. और ये मैं पानी और बारिश के स्थितियों से बेहतर स्थिति की बात कर रहा हूं. वो इंतजार नहीं कर पाता, और वहां पर वो फंस जाता है, दबाव में आकर कहता है फिर सबसे सीधा रास्ता ये है कि ठीक है, लाला से पैसे ले लो. देखिए, मुझे लगता है कि परिस्थिति काफी जटिल है, और जो आपका जो मूल जो प्रश्न है कि क्या वो उधार लेने से बच सकता है क्या, साहूकार से उधार लेने, साहूकार से उधार लेने, सरकार के उधार से नहीं, क्योंकि सरकार का उधार कल को कोई सरकार आंकलन करती है, कहे कि नहीं स्थिति इस साल बहुत ज्यादा है, तो वो तो माफ भी हो सकता है. इसके माफी का तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई लिखा पढ़त का कर्ज नहीं है. मुझे लगता है उसके 3-4 कारण हैं कि साहूकार से कर्ज पर जो उसकी जो निर्भरता है, उस पे मेरे अपने संदेह है कि वो क्यों नहीं खत्म हो सकता. जैसे कि हर्ष जी ने कहा, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो उसका, यदि हम लोग कंपेरेटिव उसका रेशियो देखें तो वो लगातार घट रहा है. मैंने कहा अगले हिस्से में एमएसपी हर एक बार जो वित्त आयोग जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ा देती है, इसका एक यदि छोटा सा रेफरेंस पॉइंट, यदि केवल केरल का उदाहरण लें, जहां पे करीब 1300 रुपए जो है वो धान का समर्थन मूल्य, यदि उसी इंक्रीमेंटल रेशियो से समर्थन मूल्य के इंक्रीमेंटल रेशियो को भी जो है वो कंपेयर किया जाए, तो वहां धान का खरीदी मूल्य जो है वो 2600 रुपए का होना चाहिए, जबकि है वो 1300 रुपए का. तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ा कारण है. दूसरा कारण है जो एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी नया आंकड़ा है कि रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी का एक नया आंकड़ा है. वो कह रही है कि प्रतिवर्ष केवल मूल्य में गिरावट, मतलब सरकार की विफलता है ना, मूल्य में गिरावट मतलब सरकार एमएसपी को ठीक तरीके से डिजाइन नहीं कर पाई, केवल उसकी वजह से सालाना 2600 करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को हो रहा है. जो सोच बहुत अच्छी है. मैं इसलिए नरेंद्र मोदी को आरबीआई की कॉन्फ्रेंस में बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि अच्छा, ये सारे फैसले, इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है. तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कांग्रेस और बीजेपी, और कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर.
हकीकत यह है कि आप परिस्थितियों में उसको साहूकार से मुक्त नहीं करा पाए। हालांकि राज्यों की और केंद्रों की स्कीमों में कोई कमी नहीं रही है किसान को पैसा दिलवाने के लिए। देखिए, साहूकार की गिरफ्त में किसान जो आया उसको शताब्दियां लगी थी। मुगल टाइम से है, जैसा लोग बताते हैं, और अंग्रेजों के टाइम में और मजबूत हुआ। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद और मजबूत हो गया वो सारी व्यवस्था। उस व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का मेंबर हूं या अधिकारी हूं, पदाधिकारी हूं, इसलिए क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। हम ये जो सोच लेके चलते हैं, हम सोचते हैं या तो कृषि या औद्योगिकरण, इसके भेदभाव करते हैं, वो गलत है। हमको ये समझना पड़ेगा विकास। और दूसरी बात यह कि जब तक हम आधुनिकरण, जब तक आधुनिक एजुकेशन, शिक्षा, जब तक आधुनिक मेथड्स इसको किसान के पास लेके नहीं जाएंगे, तो किसान तो एक महाद्वीप है लेकिन वो द्वीप बन के रहेगा। और किसका? गरीबी का, आत्महत्या का। क्या हम वो चाहते हैं? तो ये बहस जो है, ये जो बहस है जिसमें यह देखा जाता है कि जो शहर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो एक चीज है, अर्थव्यवस्था को हम दो करके देखते हैं, वो गलत है और उससे किसान का नुकसान हो रहा है। पहली बात ये बात जो करी गई कि अगर जब आरबीआई के गवर्नर से ये बात हो रही है और इसको लेकर, तो पूरी बात जो ये स्पष्ट है कि सरकार की नीयत साफ है कि इस सारी व्यवस्था को सरकार तोड़ना चाहती है। ये उनका पूरा वो है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये व्यवस्था बहुत मजबूत है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए सरकार और सामाजिक परिवर्तन चाहिए होगा। खाली सरकार नहीं, खाली कानून नहीं, सामाजिक आंदोलन की भी जरूरत पड़ेगी और उसमें सरकार को शामिल होना पड़ेगा। इसका समाधान होगा और तभी जाके हम किसान को सही मायने में आजाद करा पाएंगे। कृषि के विषय का इतना खूबसूरत पॉलिटिसाइजेशन हुआ है इस मुल्क में, और इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना बाकी सारे विशेषज्ञ कर सकते हैं। इसीलिए जब सियासी नफा नुकसान के तराजू पर आप कृषि और किसान को तौलने लगते हैं, कड़वी बात तो यह है कि जब आपको लगता है कि आपका कोई फैसला किसान विरोधी हो गया, तब आप कूदने लगते हैं, अभी क्या, या उसको रोकने लगते हैं। नहीं, कब तक? लेकिन ये कब तक चलेगा? हमको अब समझना पड़ेगा। अब जो ये सरकारों को भी समझना पड़ेगा। अब प्रयास, अब गंभीर प्रयास है। उसके बाद जब देखते हैं कि रमेश जी आ गए किसानों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर, तब फिर आप बहस करने, गंभीर प्रयास है। अब गंभीर प्रयास है कि इसका समाधान हमको पार्टी को बोल दीजिए, पार्टी को छोड़िए, आइडियोलॉजी, हमको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। जो आत्महत्या कर रहे हैं हमारे बहन भाई। मैं पूरे प्रोग्राम में कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ मैं कोशिश कर सकता, ज्यादा मेरी हैसियत और औकात नहीं है कि किसान के हिसाब से सोचूं। मैंने फसल उगाई, बेमौसम बारिश हुई, मेरा नुकसान हुआ, जितनी फसल मेरे पास है उसको मैंने काट लिया, चाहे वो आलू हो, सब्जियां हो, धान हो। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए उस स्थिति में एक सही दाम। ठीक है ना रमेश जी? बिल्कुल। एक सही कीमत। यहीं पर आता है वो अंग्रेजी का 3 शब्द एमएसपी, यानी कि जो समर्थन मूल्य है। ये भी सालों साल अंतराल किसानों के लिए कम हुआ है। नए युग, नई तकनीक, नए बदलाव की बात हो रही है, लेकिन ये कम हुआ है, ये बढ़ा नहीं है। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी फसल है, अगर मुझे अपने आप को बचाना है, तो चलिए पिछले साल 100 रुपए की फसल हुई थी, इस बार 60 की रहेगी, लेकिन 60 की तो बिके। ये इश्यू है, इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जैसे मैंने कहा, कोशिश कर रहा हूं ये मुद्दे जो हैं ये बहस में बने रहें, सारी दिशा में नहीं जाए। अब ये एमएसपी का पॉइंट, जैसे मैंने कहा, किसान ने कोई फसल बोई, बेमौसम बरसात हुई, किसान को नुकसान हुआ, वो आर्थिक परेशानी में आया, उसकी फिर कोशिश ये होती है, क्योंकि मंडियों की स्थिति खराब हो जाती है, कि जो भी उसने बोया, वो जो फसल आई उसकी सही कीमत उसको मिल जाए। नहीं, इस बार मैं आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आपने औद्योगिकरण और इसके कृषिकरण की बात की। इतनी बहस इस पे भी एमएसपी पे चलती रहती, सरकारें, समितियां, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर वही जब मुश्किल का मौका आता है तो किसान फिर वही कीमत ढूंढने लगता है। उसी बात पर वापस आ रहा हूं
कि हमको आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। ये जो हमारी सोच है, आपका जहाज समुद्री जहाज पर सामान जाता है, यहां से अफ्रीका आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको 100% उसका इंश्योरेंस मिलता है। कुछ जहाज डूब गया, आपको तो पैसा पूरा मिलेगा। किसान के लिए क्यों नहीं बात लागू हो सकती कि जो फसल है उसको इंश्योरेंस मिले उसको? आपका चाहे वो आपकी जमीन 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, उसकी स्कीम होनी चाहिए। और सरकारी कंपनियां सरकार इस बात पे कि जो किसान की जो फसल है, जैसे ओलावृष्टि हो गई, उसको पता है कि अगर ये इंश्योर्ड है तो मुझे मेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला, मेरा पैसा मिलेगा और कोई उसमें बाबूडम नहीं होगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनीज होंगी और जिनके बारे में एक सख्त कानून बनाया जा सकता है जिससे उसकी डिलीवरी उसके घर पे जाके बिना ज्यादा 100 फॉर्म भरने के, है ना, इंश्योरेंस। दूसरी बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम तमाम हमारी चीजें जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, जो सपोर्ट प्राइस है। अभी तक तो आपने देखा डीजल पेट्रोल में भी था, चाहे कितने भी दाम में बाहर से, आज भी एलपीजी जो इंपोर्ट हम करते हैं उससे सस्ते दाम पे हम लोगों को दे रहे हैं ना शहरों में, या नहीं दे रहे हैं, है ना? तो क्यों नहीं उसको जो है हम दे सकते हैं? एक तरफ तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि एक पुरानी सोच है, लेकिन इसको दिया जाए। आप कुछ भी कर, विपदा आ जाती है तो फिर एमएसपी तय करने में समस्या क्या है? नहीं, वो बढ़ा हुआ भी हो सकता है। वो देखिए, मान लीजिए 100 किलो प्याज पैदा कर रहा था, इस बार मेरा 40 किलो प्याज अगर आप इंश्योरेंस नष्ट हो स्कीम, गया। अगर आप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लेकर के आते हैं हाँ। और दुरुस्त तरीके से उसको लेके आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप चाहें तो 1 हफ्ते में उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके, और उसको साथ में जो एमएसपी का जो अर्थशास्त्र है उसको आपस में जोड़ते हैं और वो अर्थशास्त्र निकालते हैं जिससे किसान को दोबारा कभी आत्महत्या ना करने पड़े। मेरे ख्याल से तो सबके लिए विन विन है, किसान के रमेश जी, लिए, आप इत्तेफाक रख रहे हैं जो नवीन तनेजा कह रहे हैं? मुझे लगता है कि उसको दूसरे एक और नजरिए से भी देखने की जरूरत है। जो पूरे एमएसपी का जो निर्धारण है, हाँ। उस पे जो माइक्रो कैलकुलेशंस है, मैं केवल एक ही कैलकुलेशन बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा, कि जब धान का समर्थन मूल्य तय किया जाता है तो धान के समर्थन मूल्य तय करते समय जो एक किसान जो फसल उगा रहा है उसके केवल 14 दिनों की मजदूरी जोड़ी जाती है, केवल 14 दिनों की। धान की फसल कोई भी इस देश का किसान बताएगा कि कम से कम 4 से 5 महीने की होती है। अब 4 से 5 महीने जो 150 दिन खेत पे खर्च कर रहा है, उसकी यदि आप 15 दिन की मजदूरी जोड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा? बैल, जिस बैल जोड़ी को लेके वो प्लॉइंग करता है, खेती करता है, उस बैल जोड़ी के केवल 3 दिन की उसकी औसत मजदूरी को जो है वो उस पर जोड़ा जाता है। अब एक किसान जो प्रतिदिन खेती के नाम पे अपनी 2500 से 3000 कैलोरी जला रहा है, उसकी औसत एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम, और जो मैं कुर्सी पे बैठ के दिन भर कंप्यूटर में काम कर रहा हूं केवल 300 कैलोरी जला रहा हूं, मुझे दिन के 2000 रुपए मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये सोच का फर्क है। मेरी सिर्फ इतनी समझ है, उसके हिसाब से मैं आप जानकारों से प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर फसल खराब हो गई, जितनी मेरे पास है उसकी तो सही कीमत दिला दो, सिर्फ इतना सा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 3 बहुत छोटे तथ्य पहले कहना चाहता हूं, बहुत संक्षिप्त में। एक के जो हम लोग खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में बहस कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो भूख से ग्रस्त व्यक्ति है वो व्यक्ति है जो खाद्यान्न का उत्पादन करता है। वो एक बहुत बड़ी विडंबना है। 60% लोग जो कृषि पे काम करते हैं वो महिलाएं हैं, वो ज्यादा इससे, और 85% जैसे प्रवीण कह रहे थे छोटे किसान हैं जो वर्षा पर निर्भर हैं, और जो जिनको वर्तमान एमएसपी का जो पूरी व्यवस्था है वो उनके पास लगभग पहुंच ही नहीं रही है। ये प्लीज ये 3 चीजें हम लोग ध्यान रखें। इसलिए मुझे लगता है कि एक फार्मर्स इनकम प्रोटेक्शन, मतलब आप जैसे इंश्योरेंस जैसी बात, इंश्योरेंस से भी बढ़ के मैं कह रहा हूं कि मैं जितना 1 एकड़ पर कम से कम इतना इनकम, यही तो प्रॉब्लम है हर्षमंदर जी, यही तो मैं कह रहा था। अभी तो आप लोग जब आकलन भी कर रहे हैं नुकसान का, तो 50% किसका नुकसान हुआ है? जी वही। अब ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है 50% नरेंद्र, आप हाथरस में चले जाएं, आपको 4 किसान मिल सकते हैं जिनके लिए कागजों में 50% से कम नुकसान दिखा दिया जाए, होगा उनका नुकसान शायद 70%, उनको तो मुआवजा नहीं मिलेगा। इसीलिए जो बात हो रही है कि एग्रीकल्चर के अंदर आईटी का बड़े तरीके से प्रवेश, जैसे इन चीजों को ठीक किया जा सके और इनको रोका। और दूसरी मैंने एक बात कही, मैंने इंश्योरेंस की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं हर्षमंदर जी से थोड़ा डिसएग्री करता हूं, और मनरेगा की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। इस तरह की स्कीमें नहीं चाहिए जो मतलब डोल स्कीम हो, वैज्ञानिक स्कीम हो, इंश्योरेंस है, वहां पर कंपनीज है और वो जाकर के उसका वितरण करेंगे। स्कीम नहीं है, वो कृषि मजदूर को बहुत ज्यादा सुरक्षित करता है। लेकिन हम लोग, आपकी सरकार बंद नहीं कर रही है,
आपकी सरकार, अब मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। मुझे नरेंद्र मोदी का संसद में बयान भी याद है जब उन्होंने कहा था मैं तो गाजे बाजे के साथ मनरेगा की खामियां, उससे बेहतर चीजें आ रही हैं, उससे बेहतर चीजें आ रही हैं। आज आपने कहा था कि आप बीजेपी के स्टैंड से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। आपका सिर्फ कृषि के मतलब बरसात की समस्या से नहीं होता है, आपका ये भी हो सकता है कि दुनिया में मेरा सब कुछ ठीक गया लेकिन कीमतें गिर गई। अब कौन सा इंश्योरेंस स्कीम आपको उसके लिए सुरक्षित करेगा? मैं वही कह रहा हूं कि तो मैं कह रहा हूं कि बेसिक गैप आ जाता है और बाजार उसकी और एक उपज खरीद नहीं रहा है, उसको सही कीमत मिल नहीं रही है, कर्ज वो लेकर बैठा हुआ है साहूकार से। नरेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कुछ और करना चाहते हैं, कानून एमएसपी जो प्रॉपरली एमएसपी गारंटी हो कानून के माध्यम से, ठीक है, ये एक विकल्प हो सकता है। अच्छा विचार है। आप कानून के दायरे में लाए और उसमें ये क्लॉज बनाए कि कोई विपदा है, कोई परेशानी है, कोई बेमौसम स्थिति है, तो कम से कम मैकेनिज्म मेरा बिकेगा, एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म कानून से। मैं देखिए, ऐसा है कि जो कृषकों की आत्महत्या का तांडव नृत्य जो है कब शुरू हुआ, ये 97 के आसपास शुरू होता है और तब से लेकर 2,80,000 किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। अब आप उसके बैकग्राउंड को, जो उसका जो परिप्रेक्ष्य अगर उसको देखें, हो क्या रहा था, जो लागत में कस के वृद्धि हो रही थी और जो उनकी कीमत थी, ग्लोबल प्राइसेस जैसा हर्ष भाई कह रहे थे, कस के क्रैश किया। अगर आप 95-96 से लेकर 2003 तक का आंकड़ा देखें तो इसको मैं कहता हूं पिंसर इफेक्ट, कि दोनों तरफ से चिमटा जैसे आपकी नाक को पकड़ लेगा ना, तो एक तरफ से कीमतें आपकी बढ़े जा रही हैं, लागत सारी, और जो आपकी उपज है उसकी कीमत कस के क्रैश कर गई है और क्रेडिट कम, और क्रेडिट उसके साथ साथ कम हो रहा था। दूसरा जो रमेश कह रहे थे कि एमएसपी का निर्धारण जो आप करते हैं वही इतना हास्यास्पद है, तो मिला जुला के अगर आप एमएसपी को अगर आप सीरियसली लेंगे नहीं तो ये तो समस्या तो रहेगी ही रहेगी। जो कृषकों का जो अभी उनकी जो आय इतनी कम इसलिए भी है क्योंकि एमएसपी को हमने एक मजाक बना दिया। अंत में हमेशा की तरह हम समाधान की बात करते हैं, 20 सेकंड होंगे हर पैनलिस्ट के लिए। मैं सिर्फ इनका विषय सबको पता है, कुछ बड़ी अच्छी बातें निकल कर आई हैं। अंत में मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा एक एक पॉइंट का सुझाव। इसको आपने आधुनिकीकरण की बात की, आपने कहा जो किसी के मुआवजे को एमएसपी को कैलकुलेट करने का तरीका है आकलन का वो खराब है। हर्षवर्धन का मानना है कि कुछ बुनियादी सोच की समस्या है। प्रवीण झा कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के हिसाब से एग्रीकल्चर के व्यापार का फायदा जो है वो किसान नहीं कोई और ले रहा है। एक छोटी सी बात मेरे सामने रखी, बैंक का नाम नहीं आपको बताना चाहूंगा, तो बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय बैंक है वो, और उसमें एक आंकड़ा मैं कार्यक्रम के दौरान ही पढ़ रहा था, जाते जाते सिर्फ उसमें लिखा हुआ कि अगर उसके जो सबसे खराब 20% लोन रहे हैं, बहुत बड़े बैंक की मैं बात कर रहा हूं, वो कृषि से जुड़े रहे हैं। तो प्रवीण झा आपका पॉइंट, ये लोन किसने लिया? ये स्वाभाविक है, ये लोन उस किसान ने तो लिया नहीं है, ये किसी और ने लिया है। एक एक पैनलिस्ट का 20-20 सेकंड में सुझाव सबका सुझाव। अंत में कार्यक्रम की शुरुआत 3 मुद्दों से हमने की थी कि सरकारें झटके से किसानों के मसले में क्यों रिएक्ट करती हैं जब कोई समस्या आ जाती है। साहूकारों के चंगुल से देश का किसान, औसत किसान कब छूटेगा, और ये जो समर्थन मूल्य का मसला है, जब कोई तकलीफ या परेशानी हो तो ये क्या बदल सकता है किसानों के लिए। वक्त बहुत कम है नरेंद्र नेजा जी। सबसे पहली बात है वो जो लोग जिनकी जान जा चुकी है, जिनकी फसलें खराब हुई हैं, एक टाइम बाउंड तरीके से 1 साल के अंदर से भी कम उनकी दोबारा रिहेबिलिटेट कर। सबसे पहली बात ये तो ये जिनका नुकसान हुआ सबसे पहले उसको एड्रेस करिए, राजनीति उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेरा सुझाव है वो ये है कि जो किसान, आम भारत का किसान है, उसकी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करिए। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण मतलब ये, चाहे वो उसको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इस तरीके का उसके लिए एक व्यवस्था करिए कि वो उसके बारे में जान सके और उसके ऊपर भरोसा कर सके। दूसरी बात, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस जो है उसको सही और पुख्ता तरीके से जल्दी उसको इंट्रोड्यूस करिए। मुझे लगता है 2 ही बातें मैं यहां कहना चाहूंगा कि जिन भी किसानों ने शहादत दी अपनी जमीन बचाने के लिए, उनकी जमीन बची रहे, उनकी खेती बची रहे, इस चीज को एश्योर करना भारत सरकार की नैतिक जवाबदेही है, राजनैतिक जवाबदेही एक होना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जब तक अर्जुन सिंह गुप्ता जी की यदि रिपोर्ट देखें तो इस देश के 55% किसान
रात को आज भी भूखे पेट जो है वो सोते हैं। जब तक एश्योर्ड मंथली इनकम जैसी कोई एक्ट के जरिए हम उसको नहीं लेके आएंगे, ताकि उनकी मंथली इनकम एश्योर्ड रहे। एक सरकार के लिए जो बाबूगिरी करता है उसके लिए मंथली इनकम एश्योर्ड है, लेकिन जो किसान इस देश के लोगों की पेट भर रहा है उसके लिए कोई मंथली इनकम एश्योर्ड नहीं है। हमें लगता है कि मंथली इनकम एश्योरेंस के लिए एक बकायदा एक्ट लाना चाहिए, ताकि इस देश के किसानों को सम्मान से जीने का मौका दे सके। हर्ष जी, रमेश जी से सहमत होते हुए मैं कहता हूं कि कानून एक गारंटी दे किसान को कि किसान भागे नहीं। लगभग 2500 लोग रोज कृषि को हमेशा के लिए त्याग रहे हैं पिछले 10 सालों से, कि ये एक मरता हुआ सिविलाइजेशन नहीं है, देश के लिए बहुत अहम रखा है। तो मंथली इनकम गारंटी, एमएसपी को भी जो आपके वास्तविक लागत के 1.5 गुना किसी भी परिस्थिति में आपको मिलेगा, ये इंश्योर करना। और जो एक कृषि का जो पूरा तकनीकी है जो बहुत ज्यादा खर्चे पर निर्भर है, हम लोग ज्यादा सस्टेनेबल टेक्निक्स जो छोटे किसानों के लिए उनको कर्ज में नहीं डाले, उस तकनीकी को भी आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रवीण जी, जो स्वामीनाथन कमेटी जो बनी थी, नेशनल फार्मर्स कमीशन जो बना था 2007 में, उन्होंने जो कई बहुत महत्वपूर्ण किस्म के सुझाव दिए थे, उसमें से 2-1 चीजें मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा। मसलन ये कि जो एमएसपी है वो लागत से कम 50% ज्यादा हो। अगर आपका वो होगा तो आप निश्चित तौर पर फिर तो कोई आपदा को आप कवर कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे ये सुझाव याद है। जी जी, क्रेडिट जो है वो 4% पे आप किसानों को दीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो है आप उनको 4%। लेकिन बैंकों की जो स्थिति है किसानों के लोन्स को लेकर वो बहुत खराब रही है। एक बात मैं आपको एनपीएस बताऊं के मामले में आज अभी बिल्कुल समझ उस बहस में नहीं जाऊंगा। वो ये है कि इसीलिए मैं बार बार नरेंद्र मोदी की आरबीआई कॉन्फ्रेंस के जिक्र का स्पीच का जिक्र कर रहा था। विज्ञान अगर हम सिर्फ पिछले साल का आंकड़ा उठा के देखें कि एनपीए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको हुआ है? 87% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर में चलिए मैं है ना। कार्यक्रम तो इसलिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो क्रेडिट फ्लो आप, और किसान कभी नहीं भागता है क्रेडिट चुकता करने से, बाकी तो भाग जाते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं इसको सुनिए, समझिए, और जो भी लोग फैसला लेने वाले इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझे कि उनके घोषणाओं और बयानों के बावजूद किसान की हालत में तब्दीली नहीं हो रही है। और यही विषय मैं पहले भी उठाता रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। फिलहाल हमारे सारे बहुत जानकार और अच्छे सुझाव देने वाले पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।